आज का टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांस में 1789 में हुई थी। इस क्रांति के बारे में कोच नाम के इतिहासकार लिखते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यानी कि यूरोप के इतिहास में ये फ्रांसीसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये महत्वपूर्ण घटना इसलिए भी थी क्योंकि इस क्रांति ने विश्व को 3 आदर्श वाक्यों से इंट्रोड्यूस कराया यानी कि परिचित करवाया। ये 3 आदर्श वाक्य थे, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता, फ्रेटर्निटी इसका मतलब बंधुत्व। इन 3 आदर्श वाक्यों को इस क्रांति ने विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया और आज विश्व के सभी देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में इन 3 आदर्श वाक्यों को स्थान दिया है। इसलिए ये क्रांति यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। अब फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में जानते हैं। पहला, पॉलिटिकल कॉजेस यानी कि राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का पहला पॉइंट है सक्सेसर ऑफ लुईस 14 यानी लुई 14 के उत्तराधिकारी। लुई 14 स्वयं एक निरंकुश शासक था और इसने सारी राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में केंद्रित की हुई थी। इसने किसी भी शक्ति को अपने से ऊपर उठने नहीं दिया और ना ही जनता की तरफ कोई ध्यान दिया। इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी थे लुई 15 और लुई 16 अयोग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। लुई 15 के समय 7 इयर्स वॉर हुआ यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस के साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भाग इसके अधिकार से निकल गया था और फ्रांस को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी लुई 16 भी अयोग्य निकला। लुई 16 की राज कार्य में कोई रुचि नहीं थी और इसकी पत्नी मेरी अंतोनेट का इसके ऊपर पूर्ण प्रभाव था। इस तरह लुई 14 के उत्तराधिकारियों ने फ्रांस की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगला कारण है दोष युक्त शासन व्यवस्था यानी डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रांस की क्रांति का एक अन्य प्रमुख कारण है वहाँ की बुरी शासन व्यवस्था। क्योंकि राजा देश का प्रधान होता है, लेकिन फ्रांस के सभी राजाओं ने स्वेच्छानुसार आचरण किया और देश की सर्वोच्च सत्ता केवल अपने हाथों में ही केंद्रित की। इसके अलावा वो ये मानते थे कि कानून बनाने की शक्ति एकमात्र उन्हीं में विद्यमान है। फ्रांस की किसी भी अन्य संस्था को उन्होंने अपने से ऊपर उठने नहीं दिया और वहाँ के सभी मंत्रियों और अधिकारियों की शक्तियों को सीमित कर दिया था। यहाँ तक कि फ्रांसीसी पार्लियामेंट भी दुर्बल हो चुकी थी। शासन व्यवस्था के साथ साथ वहाँ कानून व्यवस्था भी सही नहीं थी। फ्रांस में एक समान कानून लागू न होकर देश के विभिन्न भागों में अलग अलग कानून चलते थे। इस तरह फ्रांस की राजनीतिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। अगला कारण है सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता भी थी। मेटलिड नाम के एक इतिहासकार लिखते हैं, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वॉज मच लेस अ रिबेलियन अगेंस्ट डिस्पोटिज्म देन अ रिबेलियन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। यानी कि 1789 की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक वहाँ असमानता के प्रति था। यानी कि फ्रांस का समाज समान नहीं था बल्कि असमान था, क्योंकि फ्रांस का समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्ग, जिसमें कुलीन वर्ग के लोग और पादरी लोग आते थे, जो कि हर प्रकार से कर से मुक्त थे और इन्हें कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए थे। दूसरा वर्ग है साधारण वर्ग यानी कि जनरल क्लास, जिन पर कर का अत्यधिक बोझ था। इस तरीके से फ्रांस का समाज 2 स्तरों में बटा हुआ था। एक सुविधा प्राप्त वर्ग था तो दूसरा कर से दबा हुआ निर्धन वर्ग। तो ऐसी सामाजिक असमानता भी वहाँ की क्रांति का एक कारण बनी। अगला कारण है आर्थिक कारण।
लुई 14 के युद्धों ने देश की आर्थिक व्यवस्था को अत्यधिक शोचनीय बना दिया, क्योंकि लुई 14 के समय फ्रांस हमेशा युद्धों में ही बिजी रहा और जिस समय इसकी मृत्यु हुई उस समय फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। इसने अपनी मृत्यु के समय अपने उत्तराधिकारी लुई 15 को आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए परामर्श भी दिया था, लेकिन लुई 15 ने अपने पिता के परामर्श के समय कोई ध्यान नहीं दिया। लुई 15 ने भी अनेक युद्धों में भाग लिया और राजकोष का सारा धन अपने चाटुकारों और चापलूस मंत्रियों पर ही खर्च कर दिए। इसके बाद लुई 16 फ्रांस का राजा बना। इसके समय भी फ्रांस की स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो चुकी थी। इसके बावजूद भी लुई 16 ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसके अलावा लुई 16 की पत्नी भी खुले हाथों से राजकोष का धन खर्च किया करती थी। तो ऐसी सभी गतिविधियों से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी और फ्रांस पर राष्ट्रीय ऋण बढ़ चुका था। फ्रांस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अतिरिक्त लोन भी नहीं मिलता था। अगला कारण है फ्रांस के दार्शनिक यानी फिलोसोफर ऑफ फ्रेंच। फ्रांस के दार्शनिकों ने भी इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समय फ्रांस में पुनर्जागरण आंदोलन हो चुका था और फ्रांस में सभी जनता जागरूक हो चुकी थी। दार्शनिकों के बारे में कहा जाता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फर्मेंट एंड मटेरियल डिफिकल्टीज, यानी कि भौतिक कठिनाइयों तथा बौद्धिक उफान के संयोग के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि फ्रांस में जो भौतिक कठिनाइयाँ चल रही थी उनके और इन फ्रांसीसी दार्शनिकों के ज्ञान से, इनके संयोग से ही फ्रांस में ये फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस समय 3 फ्रांसीसी दार्शनिक बहुत महत्वपूर्ण थे। पहले थे मोंटेस्क्यू, दूसरा वोल्टेयर और तीसरा रूसो। उन्होंने जनता को उनके राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान दिया और ये बताया कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथों में नहीं बल्कि जनता के हाथों में केंद्रित होनी चाहिए। इन फ्रांसीसी दार्शनिकों ने क्रांति की एक पृष्ठभूमि यानी कि एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया था। इनके बारे में कहा जाता है, फिलोसफी हैड कॉज्ड द वेपन्स टू ड्रॉप फ्रॉम हैंड्स ऑलरेडी ओवर डिफाइंड, यानी कि पहले से तैयार हथियारों को लोगों से चलवाने का काम दार्शनिकों ने ही किया था। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता जो है वो क्रांति के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन उस क्रांति में जनता किस प्रकार से अपने अस्त्रों का प्रयोग करेगी, तो वो उन अस्त्रों का प्रयोग करना दार्शनिकों ने ही बताया। तो ये कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। इसके बाद हम फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं के बारे में जानेंगे।